हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड आई एम कृतिका शर्मा। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जैसे कि हमने टूरिज्म पॉलिसी भी की है, तो इस बार हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी करेंगे। वेयर इज़ वो नहीं देखेंगे इसमें कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, कहाँ पर है, क्या उनका स्कोप है। जस्ट हम जो ये पॉलिसी है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि जब भी कोई पॉलिसी आती है तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसका एक विजन होता है और फिर एक स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे हम उस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर अचीव करने वाले हैं। तो वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए। टेस्ट सीरीज़ एंड द स्पेशली पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एलाइड मेंस, उन लोगों की टेस्ट सीरीज़ अभी चल रही हैं, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सिनेरियो है वो चेंज होता रहता है, इसी के साथ में पॉलिसी को भी अपडेट किया जाता है। रूल्स, गाइडलाइंस और ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ वो सब कुछ चेंज होता रहता है। उसी के हिसाब से हमारी टूरिज्म पॉलिसी आई थी एंड देन अभी हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी देख रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे कि हो रहा है आपका हिमाचल में भी, क्योंकि देखिए हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमारे पास क्लाइमेटिक जोन्स हैं, रॉ मटेरियल है, डाइवर्स टोपोग्राफी है, टेरेन्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, राइट। तो इनके नो डाउट पॉजिटिव्स, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। क्योंकि अगर आपकी टोपोग्राफी इतनी डिफ़र करती है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होता है। अगर हमारे पास क्लाइमेटिक जोन्स हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हमें उस क्लाइमेटिक जोन को बचा के भी रखना है, इकोलॉजिकली भी हमें चीज़ें बैलेंस करनी है। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडस्ट्रियल जो हमारे पास एक एडवांटेज है, इसका पोटेंशियल है वो बहुत सारा है, जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन वही बात आ जाती है कि सब्सटेंशियल यूज़ हमें करना है। जब भी हम आंसर लिखेंगे तो उसमें हमें यही लिखना है दैट वी हैव टू फाइंड द बैलेंस, ना जहाँ पे हम हर चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वेयर एज ना हम उसके फुल पोटेंशियल को भी वहाँ पर अचीव कर रहे हैं। तो हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आपका लाइमस्टोन माइंस हैं और जो एलाइड सर्विसेज हैं वहाँ पर उनका पूरा का पूरा यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है हिमाचल में। ये अभी नया ही है, नया इन द सेंस जब भी स्टेटहुड आया था तो उसके साथ साथ में ही यहाँ पर सब कुछ सेट होना शुरू हुआ, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ खुली। क्योंकि उससे पहले बहुत छोटी छोटी रियासतें थी। अब रियासतों में क्या था, छोटे राजा थे और उनके उनके प्रायोरिटीज़ कुछ डिफरेंट ही थी। ना उनकी आपस में बनती थी, ना मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी उस वक्त वहाँ पर पहुँची थी। तो उनके जो बेसिकली प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी, पैसा आएगा या जो भी है, ये छोटी छोटी चीज़ों वो और चीज़ों में उलझे हुए थे। तो जैसे ही स्टेटहुड आता है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो उससे थोड़ा पहले, स्टेटहुड से थोड़ा पहले ही वहाँ पर छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगने शुरू हो गए थे। जैसे कि नाहन है या आपका मोहन मैकिन्स ब्रूअरीज हैं, कसौली में है, सोलन में है। अगर आप कभी वहाँ से गए होंगे, सोलन से पास हुए होंगे, तो बहुत बड़ा सा दिखता है आपको मोहन मैकिन्स ब्रूअरीज। उसके अलावा सॉल्ट माइंस है दरांग में। इनकी थोड़ी हिस्ट्री रही है इम्पॉर्टेंट, जैसे आपके राजा संसार चंद थे, उन्होंने भी इसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी, लेकिन इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं थे। तो ये सब आ जाता है। वेयर एज जैसे ही स्टेटहुड मिलता है उसके बाद तो फुल फंक्शनिंग में ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स आ जाते हैं। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है, दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन लानी ही पड़ेगी। और उसके अलावा भी हम लोग बहुत अच्छा यहाँ पर अचीव कर रहे हैं अपने गोल्स को। सस्टेनेबल गोल्स की जैसे अगर हम बात करें तो ये आपकी 17 गोल्स हैं। तो ये एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे हमें सस्टेनेबल फ्यूचर तक पहुँचना है, हर चीज़ को बचाना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, आपकी ज़ीरो हंगर है या फिर आपका ये इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उसमें आ जाता है। फिर छोटे छोटे ये सब कुछ क्योंकि कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो ये सब कुछ एक साथ आ जाता है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल प्रदेश हैज़ बिन पुटिंग एफर्ट्स एंड डूइंग सो फार सो वेल इन दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो विजन, तो देखिए जब भी कोई पॉलिसी आती है तो उसका कुछ ना कुछ विजन रहता है कि हम ये चीज़ जो है यहाँ पर, इसका मेन मतलब एक उसका एक आइडिया बिहाइंड। तो बहुत बड़ा सा विजन है, ये तो आप पूरा का पूरा याद नहीं कर सकते, लेकिन गेट द आइडिया बिहाइंड दिस।
आइडिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बैलेंस्ड ग्रोथ। तो ये कीवर्ड्स अगर आप वहाँ पर यूज़ करते हैं देन यू आर श्योरली गोइंग टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे आएगा? बेसिकली हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आएँ और हिमाचल को एक अच्छी डेस्टिनेशन माने कि हाँ यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब ऐसा होगा, जब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और खुद ब खुद जो है वो वहाँ पर डेवलपमेंट देखी जाएगी और एक बैलेंस्ड ग्रोथ वहाँ पर देखी जाएगी। तो क्योंकि आजकल तो हर चीज़ में हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर लिखना है, राइट। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव कि हम क्या चीज़ यहाँ पर लेके चले हैं कि हाँ क्या अचीव करना है हमें। तो ये फर्स्ट इज़ एक अच्छा एनवायरनमेंट जिससे कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अभी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की थी धर्मशाला में, तो उसे इन्वेस्टमेंट को ही अट्रैक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप ही आ जाती हैं, राइट। फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका कि वहाँ पर फिजिकल और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वहाँ पर वो देखा जाए। तो मतलब यानी कि अभी जब भी कोई इंडस्ट्री कहीं पर खुलेगी तो उसके आसपास की डेवलपमेंट है वो खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है। जब लोग साथ में आएंगे तो उन्हें एक हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें एक स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद उन्हें एक मार्केट चाहिए। या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो कंपनीज़ बहुत बार छोटे छोटे ITIs खुलवा देती हैं कि हाँ यहाँ पर जो लोग हैं वो काम करना शुरू कर देंगे, या छोटे छोटे जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसे हम प्रमोट करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली होता क्या है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर पीछे से देखें तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर शुरू किया था। 2 इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम जो है रैंक करेंगे कंट्रीज़ को, वेयर इज़ पता चलेगा कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा इजीली बिजनेस हो सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, राइट। तो इसे भी हमें यहाँ पर प्रमोट करना है। उसके अलावा जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, कोर इंडस्ट्रीज, सिर्फ उनके ऊपर हमें फोकस नहीं रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हिमाचल में, और भी बहुत चीज़ों का यहाँ पर पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये छोटी छोटी चीज़ें, फूड प्रोसेसिंग आ गया, डेयरी आ गया। इससे जो गरीब लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर हेल्प मिलेगी, जिससे कि अपलिफ्ट होगी आपका द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। इसका मतलब है कि ऐसा ना हो सारा का सारा, जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आए, बड़ी बड़ी कंपनीज खुली और वहाँ पर उनके पास सारा जो पैसा है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्म नहीं रहेगी ग्रोथ। तो हमें यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को प्रमोट करना है, लाइक MSME, आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, या छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है। इसे हमें प्रमोट करना है कि लोगों में वो जज्बा हो कि हाँ हम खुद भी जो है आगे आकर बिजनेस करेंगे। तो इससे जब ये वाला वहाँ पर स्पिरिट देखा जाएगा तो एक यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी। वो कार्ल मार्क्स वाली बात की हैव्स और हैव नॉट्स इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कि बहुत ज़्यादा बेसिकली कैपिटलिज्म नहीं होगा कि हाँ इन लोगों के पास सब कुछ जो है। अगर देखिए 2 ही इंडस्ट्रीज़ हैं हिमाचल में, तो सारा का सारा फोकस उनके ऊपर, फिर वो किसी भी दाम पे बेचे क्योंकि वो उनके पास है। तो जब छोटे छोटे इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी स्टार्टअप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को, तो वहाँ पर ग्रोथ होगी, राइट। फिर आता है कि हमें एक्नॉलेज करना है लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल थोड़े से टाइम पहले एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें न्यूजीलैंड फंड कर रहा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को और कोई भी आपके डेयरी के जो आपके यूनिट्स हैं, राइट। क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है एंड वो अच्छे से उसके ऊपर ऑलरेडी काम करते आ रहे हैं। तो हमें एक्नॉलेज करना है, उन्हें एनकरेज करना है कि हाँ इनके पास इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, तो हम इन लोगों से वहाँ पर अच्छे से थोड़ा इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली वहाँ पर उनसे हेल्प लें, राइट। जब ये सब पूरा का पूरा सिनेरियो वर्क में आएगा तो इससे आपका जो स्टेट है उसका तो फ़ायदा होगा ही होगा, वेयर जो वहाँ पर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उन्हें भी अपलिफ्टमेंट मिलेगी। फिर आ जाती है आपकी स्ट्रैटेजी कि हाँ ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इन्हें हम कैसे अचीव करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट आ जाता है आपका कि हमें देखिए लिखना कैसे है आपको। बेसिकली जो आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड अब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हमें करना है तो कैसे होगा। वो तब होगा जब हमारे पास रूल्स एंड प्रोसीजर्स अच्छे से लिखे जाएंगे,
राइट? जब किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रेड टेप, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए नहीं होगा। जैसे किसी इन्वेस्टमेंट को आना है, तो अगर उनके पास बहुत सारा पेपर वर्क है या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो अल्टरनेटिव्स को ढूँढेंगे, अल्टरनेट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमें ईज़ी रखना है एनवायरनमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन ईज़ी हों, टाइम बाउंड होगा, हाँ, कि इतने टाइम में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जिससे कि यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होगा। उसके अलावा जो हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इंडस्ट्रियल, उसे हमें अपग्रेड करते रहना है और नया भी यहाँ पर जनरेट करते रहना है। यहाँ पर एक और बात की गई है, क्रिएशन ऑफ प्राइवेट लैंड बैंक्स। लैंड बैंक्स क्या होते हैं? इसका मतलब है कि मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, या मैंने थोड़ी सी बाहर से ज़मीन खरीदी, राइट? और फिर मैंने उसको अपने पास होल्ड कर लिया, मैंने उसे यूज़ नहीं किया। थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर एक इंडस्ट्री खुलने वाली है, तो उस लैंड की कीमत जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। अब प्राइवेट की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा। जब एक बाहर से आने वाली कंपनी जैसे सीमेंट प्लांट खोलना चाहती है, तो वो लोग जब वहाँ पे खरीदेंगे तो वो बहुत सारा पैसा वहाँ पर पे करने वाले हैं, जिससे कि आसपास के लोगों को वहाँ पर फ़ायदा होगा। फिर आती है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी पावर। तो इसमें वी आर डूइंग फाइन बिकॉज हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पावर जनरेशन काफ़ी होता है, तो पावर की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहती है एंड इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम नहीं होती। फिर दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे आप स्टार डाल सकते हैं वहाँ पर, दैट इज़ इंसेंटिव्स, कंसेशंस एंड फैसिलिटीज़। तो इंसेंटिव्स होता है कि आपको एक स्पेशल थोड़ा एक साइड को बेंड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर इंडस्ट्री खुलेगी तो उसमें से एम्प्लॉयमेंट 80% बोनाफाइड हिमाचलीज़ को मिलेगा, तो ये आ गया आपका इंसेंटिव। उसके अलावा इंसेंटिव्स बहुत तरीके के होते हैं, एमएसएमईज़ के लिए डिफरेंट हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिफरेंट हैं। और जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो 2020 में आपका जैसे कोरोना लॉकडाउन चल रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं लोगों को, स्पेशली एमएसएमईज़ को और आपके एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम होती है एंड वो बड़ी कंपनीज़ की तरह इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। तो उन लोगों को बहुत सारे कंसेशंस दिए गए हैं कि हाँ, आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहने दीजिए, सर्टेन टाइप्स ऑफ टैक्स हैं जो उन्हें माफ़ कर दिए गए हैं। सो इससे जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, वेयरएज़ वो कहीं ना कहीं आगे चलते रहेंगे। तो ये बात की जाती है इंसेंटिव्स की, कंसेशंस की और फैसिलिटीज़ की। फिर आप एक और वर्ड जो वहाँ पर कोट कर सकते हैं, दैट इज़ बैलेंस्ड रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि जब कोई इंडस्ट्री खुलती है तो उसके आसपास फैसिलिटीज़ होती हैं और जो रीजन है वो खुद ही इकोनॉमिकली वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अब दिस इज़ दी हिमाचल द अंबुजा सीमेंट प्लांट ऑफ दाड़लाघाट इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली जब ये खुला था काफ़ी टाइम पहले, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो अभी हम देखें तो इट्स मोर लाइक अ कॉम्प्लेक्स, अलग डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड लगता है। यहाँ पर स्कूल है आपका, फिर हॉस्पिटल्स आ गए, उसके अलावा माइंस दूर थी आपकी, थोड़ा दूर जाके यहाँ पर माइंस है तो रोड्स बनने लग पड़े, मार्केट्स बन गई। उसके अलावा आईटीआईज़ खुल गए, छोटे छोटे डिस्पेंसरीज़ खुल गई, क्योंकि एक वहाँ पर एक अमाउंट जो है वो उन जो आसपास के विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट पर भी लगाया जाता है, जिसे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, राइट? तो वहाँ के जो आसपास के एरिया हैं उनकी अलग ही डेवलपमेंट हो गई। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये तो आ गया बड़े लेवल पे कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आसपास वाले लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे लेवल पे देखिए, जब कॉलोनीज़ बनी हैं अब यहाँ पर, उन लोगों को दूध चाहिए या कुछ और फ्रूट्स वगैरह चाहिए, तो आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी वहाँ से रोज़गार मिलता है। इसे कहते हैं एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि एक एरिया में जब भी कोई इंडस्ट्री लगे तो बहुत छोटे छोटे लेवल पर वहाँ पर उन्हें डेवलपमेंट होती है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, राइट? इसकी हमने आइडियल इकोसिस्टम की बात कर दी कि हमें स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करना है, रिसर्च करते रहना है ताकि टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस रहें। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है या फिर आपका हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, इसे भी चलाते रहना है। तो इन्हें हम कोट करते हैं रूरल इकोनॉमी बेस्ड क्रिटिकल सेक्टर्स में, कि जो आपका मेन स्ट्रीम है उससे तो हमें रिकग्नाइज़ करना ही है, जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट वगैरह आ गया, लेकिन जो छोटी छोटी हैं, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, डेयरी है, इन सब चीज़ों को भी हमें चला के रखना है साथ साथ में। फिर और हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करने के लिए? इको फ्रेंडली रखना है एनवायरनमेंट को, कि ऐसा ना हो हम इतने लालची बन जाए कि लास्ट में सिर्फ इंडस्ट्रीज़ ही रह जाएँ, एनवायरनमेंट ना रहे। तो
वो सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है, तो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखना है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को डिस्करेज करना है जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, राइट। सो ये थी आपकी स्ट्रैटेजी। फिर आ जाता है हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ द स्टेट। सो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। वन ऑफ द रीजंस इज़ क्योंकि अभी ये 2020 के लॉकडाउन की वजह से इसे बार बार रिवाइज किया जा रहा है, बिकॉज दीज आर दी वर्स्ट हिट एरियाज जो इकोनॉमिकली इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए 3 कैटेगरीज होती हैं। ए कैटेगरी में आते हैं वो एरियाज जो फुल्ली डेवलप्ड है इंडस्ट्रियली, राइट। फिर बी जो अभी इंडस्ट्रियली डेवलप हो रहे हैं, एंड फिर सी आ जाते हैं जिनका इंडस्ट्री से कोई नाता है नहीं, अभी ज़्यादा ट्राइबली बैकवर्ड है या फिर वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है नहीं आसपास। अभी ABC में अगर इन्हें कैटेगरीज में डाला जाता है तो बहुत सारे इसके क्राइटेरिया रहते हैं। लोकेशन रहती है, जो स्टेट है साथ वाला एडजॉइनिंग स्टेट है उसके साथ कितना बॉर्डर डिफरेंस है, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितनी हुई है, रिसोर्सेज जो है वहाँ पर उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ पर कर रहे हैं। तो इन सब क्राइटेरियाज के ऊपर यहाँ पर कैटेगराइजेशन की जाती है। तो फॉर एग्जांपल अभी 2020 वाली जो बात चल रही है कोरोना वाली, तो इसमें भी इनको ज़्यादा इनके ऊपर फोकस रखा जा रहा है। बी और सी के ऊपर अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। जैसे 50% आप समथिंग है इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, फिर 80% आपका जो कैटेगरी सी है इनके लिए, क्योंकि इन लोगों को फ़र्क पड़ेगा तो आसपास का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है, इसीलिए इन्हें यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है, राइट। फिर जो गवर्नमेंट है वो तो बहुत सारे वहाँ पर एफर्ट्स कर ही रही है। जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। PPP है, जैसे आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो उसकी बात की जा रही है कि कुछ पैसा आप दीजिए, कुछ हम देंगे, तो साथ में आकर हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। उसके अलावा ग्रीन फील्ड और थीम पार्क्स बनाए जा रहे हैं बहुत चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि जो इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, डेवलपर्स बाहर से आएँ, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम ना हो करने के लिए, वो बहुत सारा ऐसे पेपर वर्क देख के भाग ना जाएँ, उनको जल्दी से जल्दी क्लियरेंस मिले, जल्दी से जल्दी उनको अप्रूवल्स मिल सकें। उसके अलावा गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है कि अवेलेबिलिटी हो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, पावर की, वाटर की, जिससे कि जो इंडस्ट्री है वो वहाँ पर अच्छे से काम कर सके, राइट। सो गाइज ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, नियर अबाउट 56 पेजेस। इफ़ यू वांट टू गो हिमाचल की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये वाले टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए हैं। वन ऑफ द रीजंस ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्पेशली जो लोग बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं वो लोग इसे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इंसेंटिव्स उसमें अच्छे से बताया है कि अगर आपके पास इतना आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। और लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए अलग है, MSMEs के लिए अलग है, हैंडलूम और जो आपका हैंडीक्राफ्ट है उनके लिए डिफरेंट आ जाता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉट आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू गो थ्रू यू कैन गो। सो अगर हम सर्वे भी देखें 2019 का इकोनॉमिक सर्वे, उसमें भी बहुत सारी बातें की गई हैं इंडस्ट्रीज़ को लेके, कैसे सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत छोटी छोटी अलग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन कोर इंडस्ट्रीज़ को ही, सेरिकल्चर आ गया, बी हीविंग आ गया, इन सब चीज़ों की बात की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई आपकी धर्मशाला में, तो उसमें उन्होंने कैसे अट्रैक्ट किया इन्वेस्टमेंट को, कैसे एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने की बात की गई है। उसके अलावा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना भी है। तो इन्हें भी आप वहाँ पर, जब आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि सर्वे में भी इसकी बात की गई है। फिर आता है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो स्कोप हमारे पास बहुत सारा है, क्योंकि अब अगर हम इन्हें देखें तो तीन कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। रिसोर्स बेस्ड, जो हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्स है, लाइमस्टोन है तो सीमेंट बन जाएगा। अगर हमारे पास एप्पल्स हैं तो हमारा इंडस्ट्री कोई ना कोई वहाँ पर खुल जाएगी, जैसे HPMC है, अब वो पूरा का पूरा इसके ऊपर ही बेस्ड है। या फिर आपका स्किल बेस्ड आ गया, जैसे कि हैंडलूम है, किन्नौरी कैप्स हैं, या कुल्लू की शॉल है, सो वो स्किल बेस आ गया। फिर आता है डिमांड बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जैसे कि एग्रीकल्चर हमारे पास होता है, हॉर्टिकल्चर हमारे पास होता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपके इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए हमें, बेसिकली नेट्स चाहिए या पंप्स चाहिए, ये सारी चीज़ें डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री में आ जाती हैं। तो हम इसका पोटेंशियल अगर देखें तो बेसिकली दिस इज़ द लिस्ट
कि मुझे बहुत अच्छी लगी, सो यू डोंट हैव टू लाइक ग्रैब इट, अच्छे से याद नहीं करना है। अगर आप इससे गो थ्रू हो जाते हैं वंस, आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप इसमें से 10 चीज़ें भी लिख देंगे, क्योंकि आगे लाइन बड़ी है, मीन्स लिस्ट इज़ बिग, अगर आप इसमें से 10 चीज़ें भी लिख देंगे तो भी वो चल पड़ेगा। जैसे कि ये पूरा का पूरा बेस्ड है आपका हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट और आपके जो भी हॉट एग्रीकल्चर वाला एरिया आ गया, कैटल फीड है, क्रॉकरी है या वुडन फर्नीचर है, तो ये हमारे पास रिसोर्स बेस्ड आ गया, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फूड कैनिंग आ गया, राइट। फिर ये है आपका टोटली स्किल बेस्ड, टेलरिंग, कारपेंट्री, पोइट्री, एम्ब्रॉयडरी, कारपेट्स, ये पूरा आपका स्किल बेस आ गया। फिर आता है फूड प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास पोटेंशियल है, हॉजरी एंड टेक्सटाइल है, हम स्पेशल टाइप की वुलन कार्डिगन, सॉक्स बनाते हैं, जो किन्नौर वाला एरिया है, मतलब अलग अलग जो कल्चर के हिसाब से वो यहाँ पर हमारी अलग अलग जगह पे एक्सपर्टीज़ है, तो उसे हम अच्छे से यहाँ पर पोटेंशियल उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, केमिकल आपको पता ही है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं यहाँ पर बद्दी वगैरह साइड पे बहुत सारा होती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ही आता है पूरा का पूरा। आयुर्वेदिक मेडिसिन है या एलोपैथिक मेडिसिन है, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर आती हैं आपकी मैकेनिकल आइटम्स, आपके स्टील फर्नीचर आ गया, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स आ गया, या नट्स बोल्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं मैकेनिकली, वो छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पर बना सकते हैं, राइट। बहुत सारी और चीज़ें, डेयरी फार्मिंग है, बी कीपिंग है, इनके लिए बहुत सारे वो भी आते हैं जो आपकी योजनाएं हैं, वो भी जैसे अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारी स्पेशली इन्हीं के लिए स्कीम्स आती हैं। रैबिट रियर फार्मिंग है या मशरूम्स है, सेरिकल्चर है, तो इसे भी हम यहाँ पर अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल ले सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में। पेपर प्रोडक्ट्स हैं एंड लेदर प्रोडक्ट्स हैं। सो ये थी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आई होप आपको ये एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये है क्या। अगर आपको इसके ऊपर आंसर लिखने को आएगा देन यू विल श्योरली राइट इट। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर कोई और टॉपिक कवर करना है। ऑल्सो कीप स्टडिंग इन ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।